हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनालिसिस ऑफ द कमीशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने कि ऑब्जर्वेशंस कुछ किए हैं रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ईयर 1950 to 2000, and in between all the points which I will mention with every aspect like political, economic, social, either administrative और बीट वुमेन एम्पावरमेंट। सो इन सभी में मैं ट्राई करूँगी कि मैं रिसेंट आर्टिकल्स जितने आए हैं उनके थ्रू आपको डेटा प्रोवाइड करके और भी फैक्ट्स के साथ मैं इस वीडियो को डिस्कस करूँ, जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको ये पॉइंट्स जो है याद हो जाए एंड समझ में आए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉलिटिकल अकम्पलिशमेंट्स, मतलब क्या क्या अचीवमेंट्स देखने को मिले हैं विद इन दीज 50 ईयर्स, दैट इज़ फ्रॉम 1950 to 2000। तो सबसे पहले तो ये है कि इंडिया जो है इट इज़ हैविंग अ डेमोक्रेटिक बेस एंड ये इसने स्टेबिलिटी के साथ काम की है एज अ वर्किंग फेडरल यूनिटी। देन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तहत जो है जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इंडिया का, उसका बेस और भी ज़्यादा वाइडन हो चुका है। एंड इट इज़ वेरी मच ट्रू बिकॉज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेके जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो देयर इज़ ग्रेटर पुश टुवर्ड्स नॉन सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है। सपोज़ अगर कहीं पे भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करने से जितने लोअर स्ट्रेटा पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उतने अच्छे तरीके से जो है ग्राउंड लेवल पे काम किया जा सकता है। एंड इट इज़ व्हाट डेमोक्रेसी एंड इट इज़ व्हाट द फेडरल स्ट्रक्चर डिमांड्स कि हर एक जगह पे छोटे छोटे लेवल्स पे जो है जोन्स बना के उन पे वर्क करना, जिससे कि ओवरऑल जो है उन सभी यूनिट्स को मिला के अगर हम देखें तो ओवरऑल जो स्टेट है उसमें बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो पाए। देन जनरल इलेक्शंस जो हैं वो भी काफ़ी रेगुलरली हुए हैं एंड जो पावर है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो हुआ है एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस। ऐसा नहीं है कि हैपहज़ार्ड वे में हुआ है, इट हैज़ बीन ऑर्डरली, पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक। So this was one political accomplishment and let's talk about second one. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनकी जो इम्प्रूवमेंट उनमें देखने को मिली है, बेसिकली उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। एंड जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैं दे आर इंक्रीजिंगली मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि बैकवर्ड क्लासेस से हैं एंड उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया है। सो ऑब्वियसली अगर हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की जो भी नीड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ही पॉलिसीज़ बनाई जाएगी एंड विच इज़ द नीड ऑफ द आवर फॉर द country like India which is having a very diverse type of culture and people. And now let's discuss about this article which is of Indian Express. इसमें ये बताया गया है कि जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है स्टेट वाइज मेनली। तो एक एनालिसिस के तहत ये बोला गया है कि 40% जितने मिनिस्टर्स हैं वो एजुकेटेड हैं, दे आर हैविंग ओनली अप टू स्कूल लेवल एजुकेशन। एंड पर्टिकुलरली अगर स्टेट्स की बात करें तो केरला, जहाँ पे कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट पाया जाता है, इट हैज़ ओवर 30% ऑफ इट्स कैबिनेट कंप्राइजिंग मिनिस्टर्स हु हैव डिसकंटिन्यूड एजुकेशन आफ्टर स्कूल, वाइल 42% जो है वो ग्रेजुएट्स हैं एंड ओनली 2% होल्डर डॉक्टरेट। देन टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है अराउंड 70% है and it is lesser than the national average of 74%. So it has 9% of its 44 member cabinet who hold doctorates and on the other side 15% ही ministers ऐसे हैं जिन्होंने कि सिर्फ schooling की है। तो percentage of graduate ministers जो हैं they are about 46% and it is higher than that of Kerala. Now talking about the states like Delhi and Uttarakhand. तो इन स्टेट्स की अगर बात करें तो जो केजरीवाल लेड गवर्नमेंट है उसमें 71% मिनिस्टर्स आर ग्रेजुएट्स एंड जो बाकी रिमेनिंग है दे आर पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर्स। देन उत्तराखंड की अगर बात करें तो 90% ऑफ इट्स कैबिनेट कंप्राइजिंग ग्रेजुएट्स एंड जो बाकी 10% है दे आर मेनली पोस्ट ग्रेजुएट्स। एंड यूनियन कैबिनेट की अगर बात करें तो 14.2% जो मिनिस्टर्स हैं दे हैव कंप्लीटेड देयर स्कूलिंग एंड मोर देन हाफ हैव लिस्टेड देयर हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एजुकेशन एज ग्रेजुएट। 27% ministers जो है they are post graduates and 8% are doctorates. So these are the data, latest data. So now let's move on to the second topic. It is political failures. After discussing political achievements, we will have a look at political failures. तो सबसे पहला पॉलिटिकल फेलियर जो है इट इज़ मेनली
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनल, एंटी सोशल एंड अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स जितने हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे आर इवन डोमिनेटिंग द पॉलिटिकल सीन एंड पॉल्यूटिंग द इलेक्ट्रल एंड पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की डेटा पे अगर हम ध्यान दें तो ये एक आर्टिकल है बाय द हिंदू एंड हियर इट इज़ मेंशन्ड कि 2004 में 24% जो है MPs दे हैड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम, 2009 में इट वाज अप टू 30%, 2014 में 34% एंड 2019 में 43%। सो इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि जो कमीशन की डिस्कशन हो रही है जिसने ऑब्जर्वेशंस की हैं तो इट इज़ अप टू ओनली 2000 बट आई एम कनेक्टिंग दोज पॉइंट्स अप टिल प्रेजेंट टाइम्स सो दैट वी कैन हैव अ लुक एट द प्रेजेंट सिनेरियो। सो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बाद जो सेकेंड फेलियर है इट इज़ मेनली इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो गया या फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन की अगर हम डेटा को देखें तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कितनी है, एक्चुअली में रिजर्वेशंस कितनी दी गई हैं एंड कितनी होनी चाहिए। सो हियर इज़ अ रियलिटी चेक एंड दिस इज़ एन आर्टिकल बाय businessstandard.com. सो हियर यू कैन सी only 9% women MLAs and MPs across nation. So this is the reality that even though there has been reservations given to women, but still जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BJP which is the ruling party it has highest number of women MPs and MLAs at 150. So out of 1616 MPs and MLAs 91% of them are men and again कांग्रेस की अगर देखें जिसमें से only 9% are women. तो इन सभी डेटा को देखने के बाद वी कैन ऑब्वियसली कंक्लूड दैट इंडिया की जो डेमोक्रेसी है इट इज़ नॉट इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एंड अगेन इफ़ वी हैव अ लुक एट द टॉप 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स, सो हियर यू कैन सी सिक्किम एंड देन आफ्टर दैट वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली. So these are the state wise percentage of women candidates and here you can see the party wise numbers of women MPs or MLAs. So I have already discussed this party wise representation of women and here is the graph associated with the same. And friends, as of 2014 जो women है they make up only 11.8% of Indian Lok Sabha and 11.4% of the Indian Rajya Sabha. Okay, so now let's move on to the third point. It is the enormity of the costs of elections and electoral corruptions. देखिए इलेक्शंस और उसमें जितने करप्शंस होते हैं, जितनी फंडिंग होती है, इन सभी को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है एंड इस वजह से जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है एंड इट हैज़ लेड टू द डेट्रीमेंट ऑफ कॉमन गुड. सो ऑब्वियसली देयर नीड्स टू बी मोर transparency and accountability of the costs of election and the electoral process and the data associated. Then next point is that there is no legal instrumentalities or sets of laws which can regulate the conduct of the political parties. Mainly उनकी जो funding होती है वो funding कैसे करते हैं या फिर auditing या फिर accounting की जो requirements हैं and जो inner party democracy है इन सभी को लेके बहुत सारे issues हैं. So this is one of the political failure that there is no legal set of law which can regulate all these things. The next important point is जो कि वर्ड है फ्रैटर्निटी जिसको कि यूज़ किया गया है इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहीं ना कहीं जो है इट इज़ नॉट एक्चुअली प्रैक्टिस्ड इन रियलिटी एंड जो पीपल ऑफ इंडिया हैं दे आर मोर डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स दैन एट द टाइम ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस. आज के डेट में people are giving more preference to individual gains, personal gains. So this is one major issue. And now let's move on to the next point. So it is the increasing criminals, politicians, bureaucratic nexus. So इस axis को समझने के लिए we have to focus that criminals and politicians. मैंने आपको बताया कि criminalization of politics की वजह से बहुत ही ज़्यादा issues create हो रहे हैं in the political system. And then इसी से क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इट इज़ ऑल्सो हाईली अफेक्टेड ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रेशर. सो दिस क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस इज़ वेरी मच डेट्रीमेंटल टू द पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया. एंड लास्टली देयर इज़ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस. सो ये क्राइसिस क्यों है? देयर इज़ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप. एक्चुअली पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं दे आर मेनली ओविंग टू देयर
narrow partition and sectarian interests and desire for short term political gains, जिस वजह से they are not able to focus on the broad common national purposes. तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स है या फिर जो भी एक अपने आप को लेके जो पर्सनल गेंस के लिए जो पॉलिटिकल लीडर स्टेप्स लेते हैं, सो इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर कंट्री एज अ होल, एंड इस वजह से देयर इज़ लैक ऑफ confidence, there is crisis of confidence, there is crisis of leadership. So this point is in context of 1950 to 2000, and right now I don't think that there is crisis of confidence or crisis of leadership, because the current party which is at the center, it is very much confident in its steps and it is taking good steps in order to do development. And beforehand also इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, इट वॉज ऑल्सो क्वाइट गुड, एंड वी कैनॉट जस्ट से दैट देयर वॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ लीडरशिप. देयर वॉज गुड लीडरशिप. इट इज़ डिफरेंट थिंग दैट पब्लिक पॉलिसीज जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं या नहीं. सो येस, दीज आर दी points associated with the political failures, and this is all about today's video. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. So thank you so much for watching.